नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडावलाइसी में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में बेल आइकॉन पर भी प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें। और दोस्तों, अपने मित्रों में, अपने ग्रुप्स में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास किया करें, जिससे कि जो भी जानकारी इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है सभी को कंटिन्यू मिलती रहे। दोस्तों, आज हम इसमें बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिपत्र जो कि डीपीआई के द्वारा जारी किया गया था। और 27/1/2020 का यह सर्कुलर था, जिसमें वेरिफिकेशन से संबंधित नियम और निर्देशों का स्पष्टीकरण किया गया है। और दोस्तों, ये सर्कुलर हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी वर्ग 1 जनजाति विभाग के दस्तावेज सत्यापन का कार्य चल रहा है। और आगे आने वाले समय में 15 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक जनजाति विभाग के माध्यमिक शिक्षकों के लिए दस्तावेज सत्यापन का काम प्रारंभ होने वाला है। तो दोस्तों, उसके लिए क्या नियम और शर्तें बताई हैं, उनके संबंध में क्या निर्देश दिए हैं, जैसे कि सामान्य टंकण संबंधी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज कौन से वैलिड होंगे, कौन से अमान्य होंगे, उसके बाद में अतिथि शिक्षकों के अनुभव किस बेस पर लिए जाएंगे, मूल दस्तावेज सत्यापन संबंधी, फाउंडेशन संबंधी, ऑनलाइन आवेदन में दर्ज जानकारी के संबंधित इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, कई सारी कन्फ्यूजन बनी हुई है, और जिसकी वजह से अभ्यर्थी होल्ड हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, और जिनकी कमी नहीं होती तो वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हम उस परिपत्र के बारे में पूरी डिटेल में। और दोस्तों, ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा, जिसमें मैं 4 पॉइंट पर बात करूंगा। वो पॉइंट भी मैं आप लोगों को बताता हूं, और उसके बाद में सेकंड पार्ट में मैं अगले 3 पॉइंट लूंगा। तो टोटल दोस्तों 7 पॉइंट हैं, जिन पर हम इन 2 पार्ट्स में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किन नियमों के आधार पर, किन दिशा निर्देशों के आधार पर होल्ड, रिजेक्ट और एक्सेप्टेड प्रकरण तैयार किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को वह पॉइंट बता देता हूं कि जिन पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, डीपीआई द्वारा जारी स्पष्टीकरण के जो प्रमुख बिंदु हैं वो इस प्रकार रहेंगे। और दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं कि जो डीपीआई ने जो जारी किया है 27 जनवरी 2020 का, वही पूरा का पूरा रूल जारी होगा जनजाति विभाग में भी। और उन्होंने भी अपने स्पष्टीकरण दे दिया था, तो बिल्कुल उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो हैं सामान्य टंकण संबंधी त्रुटियां उपनाम परिवर्तन के संबंध में। दूसरा पॉइंट रहेगा जन्मतिथि संबंधित कौन कौन से दस्तावेज मान्य किए जाएंगे और कौन कौन से दस्तावेज अमान्य किए जाएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक अनुभव की। उसके बाद चौथा पॉइंट है मूल दस्तावेज सत्यापन संबंधी, फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के संबंध में, ऑनलाइन आवेदन में दर्ज जानकारी में सुधार और विवाह तथा जीवित संतानों के संबंध में। तो दोस्तों, ऊपर के जो 4 पॉइंट हैं हम इस पार्ट 1 के वीडियो में बात करने वाले हैं, बाकी के 3 हम पार्ट 2 में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये 27/1/2020 का एक लेटर है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश। और इसमें विषय है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में। और दोस्तों, इसमें जो दिशा निर्देश जारी किए हैं डीपीआई ने, उसी के संबंध में पूरा पॉइंट टू पॉइंट वर्णन किया गया है, जो पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले बताए। और शुरू के जो 4 पॉइंट्स हैं उन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं विस्तृत रूप से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डीपीआई द्वारा अभिलेख सत्यापन के संबंध में स्पष्टीकरण जारी। पात्रता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में अतिथि शिक्षक दर्ज करने वाले आवेदकों का अनुभव ही मान्य। माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 2 और वर्ग 1 की भर्ती के अंतर्गत अभिलेख सत्यापन यानी कि दस्तावेज सत्यापन के संबंध में डीपीआई द्वारा स्पष्टीकरण जारी। अब प्रमुख बिंदु जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो हैं, चलिए अब हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पर कि टंकण त्रुटि, उपनाम परिवर्तन आदि के संबंध में क्या निर्देश जारी किए गए हैं ये जनवरी के लेटर में। तो निर्देश के अनुसार सत्यापन के दौरान केवल सारभूत कारणों से किसी दस्तावेज को अमान्य नहीं किया जा सकेगा। सामान्य टंकण त्रुटि यानी कि टाइपिंग मिस्टेक, अक्षर विन्यास के आधार पर किसी भी दस्तावेज को अमान्य न किया जाए। विवाह के कारण होने वाले उपनाम में आने वाले परिवर्तन के आधार पर किसी दस्तावेज को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार परंपरा के अनुसार पिता अथवा पूर्वजों के नाम उपनाम को आधार बनाकर दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विरोधाभासी स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। ये जानकारी आप एमपी एजुकेशन पोर्टल पर भी देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये कंडीशन है कि टंकन त्रुटि उपनाम परिवर्तन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर होल्ड भी किए जा रहे थे, जैसा हमने देखा है। और आगे भी अब माध्यमिक शिक्षकों का चलेगा जनजाति विभाग का, तो वहाँ भी क्या कंडीशन बनती है, तो यदि आपको उसका पता होगा तो आप वहाँ उनसे कह सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि जन्म तिथि के संबंध में स्पष्टीकरण। पीवी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हेतु परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई जन्म तिथि की प्रविष्टि एवं कक्षा 10वीं और 12वीं की अंक सूची से भिन्नता पाई जाती है, तो अभ्यर्थी की कक्षा 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण की अंक सूची में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। इसका मतलब ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, तो उसमें जिस किसी में भी आपकी जन्म तिथि अंकित होगी, उसी अंक तिथि को प्रमुख रूप से वैलिड करार दिया जाएगा, माना जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 10वीं अथवा कक्षा 12वीं की अंक सूची प्रस्तुत न करने पर यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से जन्म तिथि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी मूल अंक सूची का अवलोकन कर यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि उसकी अंक सूची में जो जन्म तिथि अंकित है अथवा नहीं। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं कि फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी उत्तीर्ण के संबंध में। तो दोस्तों इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वीडियो के माध्यम से कि स्नातक परीक्षा जिस वर्ष में उत्तीर्ण की है उस विषय की अंक सूची भर्ती नियम 2018 के अनुसार माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु मान्य होगी। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी उत्तीर्ण परीक्षार्थी माध्यमिक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के पद हेतु नियोजन के लिए मान्य नहीं होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया है। कई लोगों ने फाउंडेशन कोर्स से भर दिया, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए, और अब जब उनको वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया तो वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमने देखा संचालनालय के सामने किया, उसके बाद में जो आवास है परमार जी का, शिक्षा मंत्री जी का, उनके सामने धरना प्रदर्शन किया। दोस्तों इससे कुछ हल नहीं निकलने वाला है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब आती है बात अतिथि शिक्षक की। तो पीवी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में जिन परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में स्वयं को अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज कराया गया है, उनके अनुभव प्रमाण पत्र मान्य है। यहाँ ये स्पष्ट किया जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों के अनुभव को ही मान्य दी जाएगी। हमने देखा दोस्तों 200 दिन और 3 सत्र की बात इसमें कही गई थी जब ये शर्त लागू हुई थी, तो वही आप लोगों को देखना है कि क्या ये पूरा कर रहे हैं। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि साथ में डबल डिग्री, दूसरी डिग्री कर ली, तो वहाँ पर भी इस अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में कुछ रूल्स और नियम बनाए गए हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रख लें। तो वो लेटर भी आप लोगों को DPI की साइट पर मिल जाएगा। यहाँ ये स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक, माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं हेतु नियोजित प्रत्येक अतिथि शिक्षक को सामान्य मान्यता दी जानी है। और दोस्तों यहाँ ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि अन्य विभाग जैसे शिक्षा विभाग आदि अथवा राज्य के बाहर से प्राप्त इस प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्रों को मान्यता नहीं दी जानी है। तो बाहर के जो प्रमाण पत्र उन्होंने यदि अनुभव लिया है तो उन्हें अतिथि शिक्षक नहीं माना जाएगा। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही अतिथि शिक्षक का जो अनुभव प्रमाण पत्र दिया है उसी को ही वैलिड करार दिया जाए। अब है कि आवेदन में दर्ज विवरण में परिवर्तन, त्रुटि सुधार कैसे कर पाएंगे। तो पीवी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हेतु परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रथम दृष्टता जिसके द्वारा अंकित विवरण ही मान्य किया जाना है। इसमें यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार से परिवर्तन अथवा त्रुटि सुधार की अपेक्षा की जाती है तो इसका निर्णय वरिष्ठ स्तर पर ही किया जाएगा। सत्यापन के दौरान इस तरह के मामलों में किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों त्रुटि सुधार आप अभी नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए आपने कोई महत्वपूर्ण त्रुटि सुधार करना चाह रहे हैं आप, तो आपको वरिष्ठ अधिकारियों से बात करना होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ऊपर के 4 पॉइंट्स पर चर्चा की, और अगले जो भी पॉइंट शेष रह गए हैं वो आप लोगों को दूसरे पार्ट में मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी करें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की जानकारी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।